आप सभी मित्रों को अरविंद कुमार पाठक का प्यार भरा नमस्कार एवं मेरे जीनियस स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं निरोग रहते हुए अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, आज फिर से क्रिस्पी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लेसन 3 स्टार्ट किया था और उसका 3.1 का एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, यदि मान लीजिए किसी ने नहीं देख पाया हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इसलिए जो है पीछे चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से देख लें। जैसे कि हम लोगों ने पहला इक्वेशन देखा था, जो हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स था। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास होते थे। ठीक है, और रहेंगे भी। अभी पूरे एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। तो जैसे कि हमने पिछली बार इसका ग्राफ ड्रा किया था, ग्राफ में हमने देखा कि कुछ लाइंस जो हैं शुरू में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब इंटरसेक्ट करेंगी, कब करेंगी, कहाँ करेंगी, और इतनी बड़ी कॉपी हमारे पास नहीं है कि हम उतना बड़ा ग्राफ ड्रा करके देख सकें। तो इसके लिए भी इसमें एक प्रोसेस है हमारा। हम इक्वेशन में कुछ कैलकुलेशंस करके ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगी। और उन्हीं से हमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमको इसमें सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम देखिए इस पर कैलकुलेशन करने प्रोसेस बताने चल रहे हैं, उस प्रोसेस को आप ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 हमारा यहाँ पे है। तो हम इसको पहले हम a1 की वैल्यू निकाल लेंगे, b1 की वैल्यू निकाल लेंगे, c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2। ठीक है, समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे, वो भी कुछ समथिंग में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालेंगे, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए इन वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा होता है, पहले हम देखेंगे यदि a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइंस होंगी, lines are intersect each other at one point। क्लियर है, यदि रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हो गया, इससे हम ये मीनिंग लगा सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब कि x की एक वैल्यू आएगी और y की एक वैल्यू आएगी, और वो यूनिक रहेगी और कोई दूसरी वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सेकेंड केस हम देखते हैं यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा है, बट नॉट c1 अपॉन c2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा केस हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर का मतलब हो गया कि लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो वहाँ पे हमारा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है। थर्ड केस हमारा बन सकता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए। मीन्स हो जाएगा कि लाइंस आर कोइंसाइड ईच अदर।
ठीक है। लाइन मतलब एक के ऊपर एक बनेगी, और एक के ऊपर एक बनने का मतलब हो गया कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। क्लियर होगी बात? तीन केस आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, दैट इज यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। यदि दो देखिए पहले ये अनइक्वल होगा तो C1/C2 हमको देखना ही नहीं है। ठीक है ना, यदि ये दोनों इक्वल होते हैं तब C1/C2 को हम देखेंगे, और यदि ऐसा केस बनता है तो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है? और यदि तीनों आपस में इक्वल हो गए तो लाइन्स आर कोइंसाइड ईच अदर एंड फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट। अब देखिए, जब हमारा ये वाला केस फर्स्ट वाला केस बनेगा, क्योंकि जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करने चलेंगे तो पहले हम वहाँ रेशियो निकाल के इस चीज़ को फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही वो रेशियो ये वाला केस मिलता है तब तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अदरवाइज यदि सेकेंड केस और थर्ड केस आता है तो हम उस रेशियो को कंडीशन को दिखाने के बाद, यदि सेकेंड केस का कंडीशन होता है तो हम सीधे लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड वाले में आप देखेंगे वहाँ पे क्या है, यदि होगा तो उसमें भी सीधे हम कंडीशंस लिख देंगे, लाइन्स आर कोइंसाइड ईच अदर एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट, दैट इज द आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्लियर है? चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ देखिए अभी मैं बताना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो भी इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, कि यदि किसी को आवश्यकता हो कि उस वीडियो से उसकी समस्याओं का समाधान हो सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी नई वीडियोस मैं शेयर करूंगा, कोशिश करता हूं कि मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट की परेशानी ना हो। और यदि कोई परेशानी होती है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले पहले हमने बताया था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्क यही है कि आप जो है क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन फॉर्म कर सकें। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और इसको हमको सोल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो हम पहले कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। क्लियर? एक्स वाई हो गए। ठीक है, अब पहला हमारा क्वेश्चन बन रहा है ATQ में जो है वो क्या है हमारा, कि x प्लस वाई, टोटल स्टूडेंट्स 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारा। ठीक, या फिर आप चाहें तो इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ना लिख के इसी को फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं आपके? अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स आपने वाई सपोज किया है, वाई इक्वल टू 4 मोर देन मतलब x प्लस 4। ठीक है, अब इसको एक तरफ ट्रांसफर करें हम लोग, तो x प्लस 4 को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, x प्लस 4 इक्वल टू वाई। ठीक है, सॉरी ये 4 है, और यहाँ पे ये y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमारा इक्वेशन फॉर्म करने का एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग पहले चेक करने में बताया था ना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ से देखिए A1 कंपेयर कर लें, तो यहाँ A1 x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 हो गया।
ठीक है। A2 आपका y के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो भी 1 हो गया, सॉरी B2 है, सॉरी B1 मिस हो गया, ठीक है। और उसके बाद C1 आप देखेंगे तो C1 आपका है -10 है। क्लियर। सेम प्रोसेस आप सेकेंड इक्वेशन में देखें, A2 आपका क्या होगा, इसके साथ कोई कोफिशिएंट 1 है। B2 आपका कितना है, कोई कोफिशिएंट मतलब -1 हो गया, माइनस साइन के साथ है। यदि कोई कोफिशिएंट है तो 1 माना जाता है, उसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। और C2 आपका हो गया है 4। क्लियर हुआ। अब यहाँ रेशियो आप निकाल लीजिए, देखिए A1/A2 का रेशियो 1/1, B1/B2 का रेशियो आपका है 1/-1, और C1/C2 का रेशियो है आपका -10/4। कैंसिल होकर ये हो जाएगा आपका -5/2। तो आपका पहला केस यहीं से फॉर्म हो गया, मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मीन्स A1/A2 +1 में आ रहा है, B1/B2 की वैल्यू -1 में आ रही, तो इक्वल नहीं है। मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, लाइन्स आर इंटरसेक्ट each other at point O, सॉरी at 1 point। क्लियर है। मीन्स हमको इसका ग्राफ ऑफ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ग्राफिकली कहा है। ये फर्स्ट मेथड हमारा है प्रोसेस ग्राफिकली प्रेजेंट करने, मतलब ग्राफिकली सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए अब हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमको पहले इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने उस दिन बताया था। देखिए फ्रॉम 1 से आपका जो है, फ्रॉम 1 देखिए आपका x + y - 10 = 0 है, ठीक है। यहाँ से इम्प्लाइज दैट लगा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तो यहाँ यदि सेम लाइन में लिखते हैं तो हम एम्प्लाइज दैट का साइन लगा देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। हम y को यहाँ रखेंगे, बाकी से उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y हमारा ऐसे ही है, x प्लस में था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और -10 था +10 हो गया, ठीक है। फ्रॉम 2 से भी ले लीजिए सेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x - y + 4 = 0 है आपका, एम्प्लाइज दैट यदि हम -y को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 4 = y, और फिर हम इसको अगेन ट्रांसफ़र कर दें तो y = हमारा क्या आ गया, x + 4। अब इन दोनों की मदद से हम पहले टेबल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 का हम टेबल फॉर्म कर ले, है ना। तो देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेनी है हमको, है ना। मिनिमम 2 होती है, लेकिन हम 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये देखिए x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम क्या रख दें, 0 रख दें, ठीक है। x की वैल्यू आप 0 ही रख लीजिए पहले, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आप 5 रख लीजिए, तो 5 रखें, -5 + 10 + 5 आ जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। और कोई आपको रखनी है वैल्यू, x की वैल्यू 4 रख लीजिए, ठीक है, तो आपकी y = 6 मिल जाएगी। ये एक ग्राफ प्लॉट। अब इसका देखिए, ये देखिए ये जनरल चीज़ है। अब इसको भी आपको लग रहा हो कि नहीं ये बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है बेटा। आपकी जो क्लास 10th में आप हैं, आप स्टैंडर्ड क्लास में चल रहे हैं, इसलिए इतनी जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम फिर यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू 4 मिल रही है, ठीक है। x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू 6 मिल रही है, ठीक है। x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू 7 मिल रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इन्हीं को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए 0 10 5 5 और 4 6, पहला हम ग्राफ प्लॉट करें। देखिए ग्राफ हमने यहाँ बना रखा है, चूँकि जो ग्राफ पेपर पे भी होता है, लेकिन जनरली हमारे पास ग्राफ पेपर होता है ना, इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम लाइंस कॉपी पे ड्रा कर लें और स्केल से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट्स को लोकेट कर दें, तो हमारा ग्राफ लगभग क्लियर बनता है। तो पहला हमारा देखिए ग्राफ हमारा है ये 0 10 का, तो x पे 0 है और y पे 10 है। तो देखिए y पे 10 हमारा यहाँ 8 तक ही आया है, तो y पे 10 आपका लगभग कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे 9 और 10 होगा, तो यहाँ मान लीजिए y 10 हो गया। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया 0, 10, ठीक है। अब दूसरा हमारा है 5 5 है। अब देखिए x पे 5 और y पे 5, एकदम बिल्कुल आप स्केल से ले लें, यदि स्केल से आप चाहें तो स्केल ऐसे सीधा रख दें यहाँ पे, ठीक है, सीधा रख दिए स्केल आप। अब यहाँ पे देखिए 5 का भी स्केलिंग देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, 5 5 का ग्राफ हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ग्राफ है आपका 4 6, ठीक है।
तब देखिए वाई पे आपका एक्स पे आपका 4 है, वाई पे 6 है, तो आप फिर यहाँ से 4 6 रख दीजिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखा आपने, ये 4 और 6 आपका एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 4, 6। अब आप यहाँ पे रख के जो है देखिए ये ग्राफ आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन का। इसी तरह दूसरी लाइन का भी हम देखिए 0 पे 4, 2 पे 6 और 3 पे 7 हम प्लॉट कर देंगे, इसकी लाइन ये बन जाएगी हमारी। देखिए ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,7 पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि इसकी जो नीचे की वैल्यू है आपकी, यहाँ सीधे आप इससे नीचे आ जाएंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे देखिए 3 पा रहे हैं, और यहाँ पे एग्जैक्ट आप इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 पहुंच जाएंगे। मीन्स आपकी x की वैल्यू जो हो गई आपकी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आपकी 3 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 7। मीन्स नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकली मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, आप देख रहे हो कि लाइन बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए हमारा विदाउट ग्राफ हमने 1 मीटर सेंटीमीटर स्केल लेकर फॉर्म किया है, तब भी लगभग एग्जैक्ट हमारा आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे आप भी ट्राई करेंगे, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट है, क्योंकि बार बार क्योंकि जितनी बार आप ट्राई करेंगे उतने बार ग्राफ पेपर चाहिए। हाँ, तो हम कितने ग्राफ पेपर का यूज़ कर पाएंगे, कुछ स्पेशल जगह पे ग्राफ पेपर यूज़ कर लें, लेकिन जनरली जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। मतलब कि यहाँ पेंसिल और पेन का काम है, आपका 1 पेंसिल का कॉस्ट पूछ रहा है, 1 पेन का कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप पहले लेट कर लीजिए उसी को। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल लिखा है, पेंसिल ले लीजिए, इक्वल टू x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, अब देखिए पहला 5 पेंसिल और 7 पेन्स की बात है, तो ये 1 पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 80 को यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ जो 5x हो गया प्लस 7y इक्वल टू 50 उधर ट्रांसफर कर लीजिए, देन 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। फिर दूसरे में आप देखें 7 पेंसिल 5 पेन्स की बात है, तो 7 पेंसिल 7x, 5 पेन्स 5y इक्वल टू 46। इसको भी ट्रांसफर कर लीजिए, 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 2। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिखें किसी भी समय, छोटी सी छोटी। ये मत सोचे कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैं इतनी छोटी सी चीज़ पूछूंगा सब क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो कहता है कहने दीजिए। हाँ, मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर में कोई हमको नहीं कहेगा। भाई एक नए दिन तो कहना है, तो अभी कह ले, वो ज़्यादा अच्छा है कि हम बाद में उसके शर्मिंदा ना हो। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल आप क्लियर रखें। कोई भी आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी लगता है वीक पॉइंट, और किसी भी स्टैंडर्ड का, क्लास 1 के स्टैंडर्ड का, 2 का, 4 का, किसी भी स्टैंडर्ड का आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप बिल्कुल क्लियरली बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब देखिए 2 क्वेश्चन बन गए। हम फिर यहाँ से वही A1, यहाँ से देखिए A1 5 है हमारा, B1 7 है और C1 हमारा -50। A2 हमारा 7 है, B2 हमारा 5 है और C2 -46। तो यहाँ देखिए आपको खुद ब खुद लग रहा होगा कि A1 अपॉन A2 जो है हमारा वो 5/7 हो गया, और B1 अपॉन B2 हमारा 7/5 हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया है। मीन्स हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक है ना, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम इसको यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना है और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हमको फिर से वही टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। और टेबल फॉर्म करने के लिए हमको इक्वेशन से केवल y की वैल्यू एक तरफ रखनी पड़ेगी। फ्रॉम 1 देखिए हम फिर से कर रहे हैं, फ्रॉम 1 में देखिए हमारा क्या है,
5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर दो, 7y को उधर ट्रांसफर करते हैं, सबको उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आपका -5x हो गया प्लस 50। अगेन y इक्वल टू -5x प्लस 50/7। ये हमारा, अब यहाँ से हमें इसका एक बॉक्स यहीं बना देते हैं, सेकंड का बॉक्स सेकंड में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू एक्स वाई की कोई वैल्यू रखने के लिए हम फ्री हैं। लेकिन हम ऐसा रखें कि हमको थोड़ा सा आराम रहे काम करने में, है ना। काम करने में आराम का मतलब ये है कि जैसे देखिए अब यहाँ पे यदि हम एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं तो देखिए 0 जगह 50/7 डेसिमल में आने लगेगा। डेसिमल में आने कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ग्राफ पेपर पे हमको एग्जैक्टली बना तो डेसिमल को भी हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्यों ऐसा करें, यदि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 3 रखते हैं एक्स की वैल्यू। देखिए एक्स की वैल्यू 3 रखते ही क्या हो जाएगा हमारा, 3 5 जा 15 -15 हो जाएगा, और -15 प्लस 50 कितना हो जाएगा 35, और 35/7 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, 35/7 कितना होता है 5 हो गया, ठीक है। हम ऐसे रख सकते हैं। और यदि हम 0 रखते भी हैं तो 0 हमारा कितना आएगा, 0 रखने पे हमारा आ जाएगा लगभग वही 50/7 आने लगेगा। ठीक है, तो हम इसमें और क्या रख सकते हैं, और इस पे हम क्या रख दें, 4 रख दें क्या, -4 यदि रख देते हैं तो -4 जाएगा, 4 5 जा 20, 70 7/10 आ जाएगा, -4/10 भी आ रहा है। हाँ, और यदि आप 0 भी रखना चाहें, यदि आप किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर ये तो बड़ा टफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 0 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 रखेंगे आप तो 0 रखते हैं आपका 50/7 हो गया, सर 50/7 को 50/7 ही रखिए, जो डेसिमल में आया उसको हम वहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ कितना हो गया 3,5 हो गया, दूसरा -4,10 हो गया, ठीक है, और तीसरा हमारा 0,50/7 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रॉम 2 से ले लें हम लोग, 2 का इक्वेशन देखिए हमारा कहाँ पे है, 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 5y को हम इधर रखते हैं तो ये -7x हो गया प्लस 46, और y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -7x प्लस 46/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे फिर प्लॉट कर दें, एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ पे भी हम यदि बहुत सोचना चाहें तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन जो है काफ़ी सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, हम 0 रख दो तो -7 हो जाएगा, 7 इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा, 46 में से 7 माइनस हो जाएगा 39/5 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रख दीजिए आप, सॉरी 39 कहाँ आएगा, 46/5 ही हो जाएगा ना, 0 रखेंगे तो, सॉरी 46/5 हो गया, 1 रखने पर हमारा आ जाएगा 39/5, ठीक है। और 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2 रखने पर आपको कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, 14 46 से माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 32/5 आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट आपके यहाँ मिल गए, 0,46/5, हाँ 1, साफ लिखेंगे 1,39/5, और फिर आपका तीसरा हो जाएगा 2,32/5, ठीक है। चलिए हमको प्लॉट कर दे, पहला देखिए 3 5 है, देखिए फिर हम वही आपका जो है 1 सेंटीमीटर पे ग्राफ कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 5 -4 10, और हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया 0.7.1, और दूसरे का 0 9.2 1 7.8 2 6.4। इससे हमको प्लॉट करने में थोड़ा सा आराम रहेगा। देखिए पहला ग्राफ हम 3 और 5 पे कर लेते हैं। देखिए 3 हमारा यहाँ है, 5 यहाँ है, बिल्कुल स्केल रख देंगे सीधा एकदम बिल्कुल, और जैसे हम बिल्कुल स्केल सीधा रखेंगे 3 और 5 हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला प्लॉट हमने ग्राफ किया, देखिए 3 5 पे एक तो ग्राफ हो गया हमारा 3 5 पे, दूसरा हमारा था -4, 10 पे, देखिए यहाँ पे है,
ठीक है। और तीसरा 0.7.1 पे है, वो यहाँ पे देखिए एक लाइन हमारी ये बन गई। ठीक है, ये पहला वाला। उसी तरह दूसरे का प्लॉट हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 पे सॉरी 1 पे 7.8 हो गया है यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट है आपका। ठीक है, और यहाँ 2 पे 6.4 हो गया, और 3 पे आपका 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 और 5 पे। तो फिर वही हम करेंगे यहाँ पे 3 से हम सीधे वर्टिकल लाइन लेके आएंगे नीचे, और यहाँ से 5 ले जाएंगे यहाँ। तो हमारे ये ग्राफिकल मेथड से हमारा क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 3 और वाई की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, तो हमारा 3 5 मिल गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़। क्लियर हो गया। तो ये 3 5 हो गया, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो 3.2 के एक्सरसाइज का है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। अब कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। सीधे आप यहाँ से कंपेयर करिए, A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 8। साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, साइन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। A2 = 7, B2 = 6 एंड C2 = -9। क्लियर है। नाउ A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, आफ्टर कैंसिलेशन -2/3। बस यहीं से दोनों क्लियर हो गया कि हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बस इतना ही बताना ही हमको, और कोई खास काम नहीं करना है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लें, सेम इसी तरह से आपका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, यहाँ भी आप सेम उसी प्रोसेस कर सकते हैं। A1 की वैल्यू हमारी 9 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू 12 है, फिर A2 की वैल्यू 18 है, B2 की वैल्यू 6 है, और C2 की वैल्यू 24 है। देख लीजिए, A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12, A2 = 18, B2 = 6 and C2 = 24. Now A1/A2 9/18 after cancellation 1/2, B1/B2 3/6 after simplification 1/2, C1/C2 12/24 after simplification 1/2 means A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 means थर्ड कंडीशन हमारी आएगी, थर्ड केस, बोथ लाइन्स आर coincident। It's clear? Same third part, (6x - 3y + 10 = 0), 2x - y + 9 = 0, then A1 = 6, B1 = -3, C1 = 10, A2 = 2, B1 = -1, और सॉरी C2 B2 है, C2 = 9। नाउ A1/A2 6/2 cancellation 3/1, B1/B2 -3/-1 after simplification 3/1. Now C1/C2 10/9. This is simplified obviously. Now we have case A1/A2 equal to B1/B2 but not C1/C2, means both lines are parallel।
to each other. ठीक है, यहाँ से हम और भी चीज़ें हम क्लियर कर सकते थे कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, बट क्वेश्चन में जितना हमसे पूछता है हम उतना ही बताएंगे, उससे ओवर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और बाकी हमारे अभी 4 क्वेश्चंस बाकी हैं एक्सरसाइज 3.2 के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने पर भी जो क्या होता है वह हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, गुड बाय।